नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडमिक में भी। तो आज 2019 का जो पेडागोजी सेक्शन का पेपर आया हुआ था सेट ई का, उसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में या फिर टेलीग्राम स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें। और चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे। अब बात करता हूँ मैं आपके काम की। अगर आप करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे देखो, आपको बैक टू बुक का चैनल का लिंक मिलेगा। आपको वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, तो आपके काम की वो चैनल है। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वहाँ पे भी अपनी क्लासेस दूंगा। थैंक यू। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को लर्न करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है इमिटेशन, तीसरा है हैबिट फॉर्मेशन, चौथा है ओरल अप्रोच। तो देखो, सबसे पहले मैं इमिटेशन के बारे में थोड़ी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक्चुअली इमिटेशन का जो सिनोनिम वर्ड है वो है कॉपी, यानी किसी ओरिजिनल चीज़ से अगर आप किसी चीज़ को नकल करते हो, हूबहू उतारते हो, उसे बोलते हैं इमिटेशन। बच्चे खास करके इमिटेशन करते हैं घरों में। देखना, बच्चे जो है बड़ों को देखकर उनकी तरह कोट पहनना, उनकी तरह दाढ़ी बनाने की कोशिश करना, है ना, सेविंग करने की कोशिश करते हैं, बाइक चलाने की कोशिश करते हैं और बड़ों की तरह इवन बातें भी करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को बोला जाता है इमिटेशन। आई होप कि अब आपको ऑप्शंस में कोई डाउट ना रह गया हो। तो देखो, मोटिवेशन, इमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन और ओरल अप्रोच में तो देखो, सबसे ज़्यादा जो किसी लैंग्वेज को लर्न के लिए ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, वो होगा आपका मोटिवेशन। देखना, बच्चा जब मामा या फिर ऐसे करके बोलने की कोशिश करता है बचपन में, जब वो बैबलिंग करता है, तो आप देखना घर वाले उसे क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप बोल सकते हो, और उसके हर बोलने के बाद आप उस चीज़ को दोहराते हो, जिससे उसके जो माइंड पे है एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। यानी कि मोटिवेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा एक डोमेन नहीं है इन चार ऑप्शंस में, ये बताना है। उससे पहले मैं आप लोगों से 4 क्वेश्चन करूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म पहले क्या है, ये बताओ आप। एनसीएफ का फुल फॉर्म, पहली बात। दूसरी क्वेश्चन, इसी में 2 और है सेक्शन में, कि प्राइमरी में जो है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अपर प्राइमरी में यानी कि 6 to 8 में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। और अब दूसरा क्वेश्चन, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ये सब क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एनपीई, ये इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और एनपीई जो कमेटी बनी थी, जो ये बना था कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, हेड कौन थे, आपको ये बताना है। तीसरा है, आपको ये बताना है कि किसने बच्चों को कहा कि ब्लैंक स्लेट वो नहीं है। आपको ये बताना है किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 4 नंबर। आपको बताना है जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है और किस साइकोलॉजिस्ट ने इसकी अवधारणा को, यानी इस थ्योरी को सामने रखा। तो ये 4 क्वेश्चन का कमेंट में जरूर जवाब दें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं आपके। अब देख लो आप, ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा डोमेन नहीं है, कॉग्निटिव, ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर। देख लो आप, ये रहा ब्लूम टैक्सोनॉमी का डोमेन, आप आसानी से समझ पाओगे। कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर भी है यहाँ पे। लेकिन आपका कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। बिकॉज आप देखो, मैं एक और हिंट कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को प्लीज आप ट्वाइस पढ़ो, 2 बार पढ़ो। क्यों? ताकि आप 2 बार पढ़ोगे ना, तो ये जो नोट वगैरह है ना, ये मीनिंग ही चेंज कर देता है। कहीं पे नोट अगर दे दिया तो क्वेश्चन का पूरी तरह से एक डिफरेंट मीनिंग आएगा आपके सामने। तो उस चीज को डील करने के लिए आपको क्वेश्चन को
री रीड करना पड़ेगा। आई सेड री रीड, फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार में ना आंसर करने की कोशिश करें आप। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 नंबर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। कंप्यूट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर इन विच लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन वुड यू प्लेस दिस क्वेश्चन। यानी कि आप किस कॉग्निटिव डोमेन में इस क्वेश्चन को रखोगे जहां पे आपको एक सर्कल का रेडियस दे दिया गया है और आपको एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले सर्कल के लिए आपको जो रेडियस है ये आपको दे दिया गया है r, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो बच्चा क्या करेगा, इसे एक फॉर्मूला में स्ट्रक्चर करेगा, यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या होता है सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू उसे पता होना चाहिए और रेडियस का स्क्वायर करने के लिए उसे आना चाहिए। तो तब बच्चा क्या कर पाएगा, उस चीज़ को निकाल पाएगा। तो देखो रिमेम्बरिंग सही है, फॉर्मूला उसे जानना चाहिए, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये तीनों चारों चीज़ उसके दिमाग में आनी चाहिए। आगे देखते हैं अप्लाइंग, ऑब्वियसली उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए, और एनालाइजिंग। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अप्लाइंग, यानी कि वो फॉर्मूला में अप्लाई करेगा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू में वो पुट करेगा, तभी उसका राइट आंसर आएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट इज। देखो पहला है मैकडॉल, दूसरा है पैवलव, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है पियाजे। देखो आप लोगों के लिए एक और छोटा सा होमवर्क, आपको बताना है पैवलव ने कौन सा थ्योरी दिया था, ये आप कमेंट करके बता देना। अगला जो है थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी, इन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिया है, इनकी बहुत सारी जो थ्योरीज है वो चलती है हमारे साइकोलॉजी में, यानी कि पेडागोजी में। आपको ये देख लेना है एक बार। अब देखो पियाजे ने क्या दिया था वो भी बताना है आपको। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, मॉरल डेवलपमेंट जिस साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है इन चारों में से कोई नहीं है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन यही गलत है। एक्चुअली ये दिया था कोहल वर्ग ने, याद रखना आप लोग, कोहल वर्ग ने दिया था मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने बताया था गुड गर्ल बैड गर्ल ओरिएंटेशन वगैरह को। आप देख लेना उसको एक बार, आपके बहुत काम की चीज़ है ये। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कोहलबर्ग, बट वी डोंट हैव द करेक्ट ऑप्शन, सो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 67 में। आइडेंटिफाई द फिगर हु इज बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो देखो LAD की जो संरचना है, यानी कि जो इस चीज़ का थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दिया था, साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, वो है हमारे नोम चॉम्स्की। याद रख लेना, ये नाम बहुत फेमस नाम है, लैंग्वेज की जहाँ पे भी बात आएगी याद रखना नोम चॉम्स्की। मैं थोड़ी सी इसको डील कर देता हूँ। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि ये मेरा हम लोगों का ब्रेन है जहाँ पे एक LED डिवाइस लगा होता है। एक्चुअली ऐसा कोई डिवाइस हमारे माइंड में होता नहीं है, ब्रेन में होता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक डिवाइस होती है जो कि इनेट कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन में लैंग्वेज सीखने की। अगर बच्चा फ्रेंच पर फैमिली में पैदा हुआ तो वो फ्रेंच सीख लेगा, अगर किसी इंग्लिश मैन के यहाँ पैदा हुआ या फिर इंग्लिश बोलने वाले के यहाँ पैदा हुआ तो वो इंग्लिश खुद से बोलना सीख लेगा। उस एनवायरनमेंट में हिंदी या तमिल तेलुगु जिस फैमिली में वो पैदा होगा उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है, जिसे ही नोम चॉम्स्की ने कहा वो है LED। आप लोग बताना कि हम लोग ब्रेन का किस पार्ट को ज़्यादा, ये लेफ्ट ये राइट, तो आपको बताना है कि हम लोग कौन सा ब्रेन के पार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये या ये। चलो कमेंट में करके बताना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि RTE में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल है वो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 44, 21A या 86 में। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका आएगा 21A, जहाँ पे देखो बच्चे को बताया गया कि वो 14 ईयर्स तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन उनके लिए और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये बात राइट टू एजुकेशन में कही गई थी 2009 में। अब देखो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जहाँ पे 18 इसे बढ़ा के कर दिया गया है। आप देख लेना 6 to 18 अब कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको RTE अगर बोल दिया जाए तो आपको जाना है किसके साथ, 21A के साथ। थोड़ी सी मैं डील कर दूं इन सारे आर्टिकल को भी। तो देखो आर्टिकल 22 ये किस चीज़ से है, अगर कोई व्यक्ति मान लो अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास अधिकार होगा कि पुलिस ने उसे किस
जुर्म में अरेस्ट किया है वो पूछ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने मनपसंद का वकील रख सकता है, किसी काउंसलर से बात कर सकता है, और 24 आवर के विद इन 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही होगा पुलिस को। तो ये आर्टिकल 22 के बहुत सारे पार्ट हैं, 1 2 3, उसके अंतर्गत ये बातें थी। आगे मैं बता दूं आपको आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 44 इज ऑल अबाउट यूसीसी। अब व्हाट इज यूसीसी? एक्चुअली दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। ठीक है ना, ये क्या है? यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, यानी कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो इंडिया के किसी भी एरिया में अपने लिए धंधा पानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, यानी कि हर टेरिटरी पे उसका इक्वल राइट है। तो ये बातें कही गई है 44 में। तो चलो, मैंने 2 डील कर दिया, 3 आपको 86 के बारे में कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर इज आ और एन, यानी कि जेंडर क्या है आपको ये बताना है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट से रख लेनी है आपको दिमाग में। बहुत बार ये सी टेट का क्वेश्चन आया हुआ है, सी टेट में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखो, पहली बात, सेक्स और जेंडर दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग आज जान लो अच्छी तरह से, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। देखो, सेक्स एक्चुअली क्या है? ये है बायोलॉजिकल टर्म, यानी कि आप जो पैदा होते हो जिस वे में, उसे सेक्स बोला जाता है। और जेंडर उस चीज़ को बोला जाता है जब आपको जेंडर में बांट दिया जाता है, आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या बायोसेक्सुअल हो, व्हाटएवर जो भी हो आप। तो जेंडर जो है हमारा क्या है? वो सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि समाज के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। लड़का है, ये लड़की है, तो जेंडर आपका क्या हो जाएगा? देख लो आप यहाँ पे, ये है 4 नंबर। और जहाँ पे सेक्स पूछ दिया जाएगा वो आपका बायोलॉजिकल टर्म है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप नोटबुक में इसे नोट कर लो, बार बार मोर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। चिल्ड्रेन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो बच्चे के पास अगर कोई बोल नहीं पाता हो, कोई सुन नहीं पाता हो, डेफ है वो, या फिर कोई स्लो लर्नर है, तो ऐसे स्कूल में कैसे टीचर होने चाहिए, कैसे टीचर उसे पढ़ाएंगे, ये बातें बताई गई है। देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ट्रेन टू मेक होमोजीनियस लर्नर्स। दूसरा है टू टीच इन अ डिफरेंट सेक्शंस क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं, यहाँ पे देखो अलग करने की बात की गई है। मैं थोड़ी सी आपको लेक्चर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बताया गया है? इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ लेके चलने की बात की गई है। देखो, जैसे मान लो ये रहा है क्लासरूम, इसमें मान लो पिंकी जो कि बोल नहीं पाती है, ये है रोहित जो कि सुन नहीं पाता है, और ये है सुरेश जो चीज़ों को अच्छे से, उसका जो माइंड है और जो उसके एक्शंस हैं वो कैरी नहीं करते हैं, और ये है अभिषेक जो कि बहुत तेज है क्लासरूम में, और ये रहा अमन जो कि नॉर्मल बच्चा है। तो ये सारे बच्चों को अगर आप एक साथ लेके चलते हो, इसी को बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अब देखो, चिल्ड्रेन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, यानी कि कैसे टीचर्स ऐसे बच्चों को डील करेंगे। तो याद रखना, उनके पास कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए? उनके पास ट्रेन होने चाहिए, पहली बात, कि ऐसे बच्चों को वो पढ़ा सकें, और डिफरेंट पैडागोजी यूज करें, डिफरेंट मेथड को यूज करें, ताकि उनकी जो डाइवर्स लर्निंग की नीड है वो पूरी हो सके। आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंटेंशनली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको इसमें बताना है कि वो अपने बच्चों को कैसे जो है मोटिवेट करेगा लर्निंग के लिए। तो देखो, आपको बताना है आंसर्स। पहला है बाय इंट्रोड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, यानी डरा धमका कर एक एटमोसफेयर ऐसा तैयार कर देना जहाँ के बच्चों को पढ़ना पड़े, ये नहीं होगा आपका। दूसरा है बाय गिविंग कॉम्पिटेटिव टेस्ट, यानी कि जहाँ पे आपको दे दिया जाए एक टेस्ट कि देखो कौन कितना नंबर ला पाता है, सुरेश, अमित, रोहित में से कौन। तो ये भी गलत है। देखो, हर किसी को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते हो, हर इंडिविजुअल में इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है। अब सचिन तेंदुलकर को आप सिंगिंग के लिए बोल दो तब तो फिर हो गया, या लता मंगेशकर को बैटिंग करने के लिए बोल दिया जाए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर वही बातें हो गई। और रोहित शर्मा को अगर एक्टिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो वो क्या ही कर पाएगा, और मिल्खा सिंह को स्विमिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, ध्यानचंद्र फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, ये कॉम्पिटिटिव
ठीक चीज़ नहीं है जहाँ पे बच्चों को आंका जा सके। आगे देख लो, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, ये रहा तीसरा। चौथा पढ़ लेते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहा कि बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज। देखो ये भी गलत है, और ये जो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा थर्ड नंबर। क्यों? आप उन्हें सपोर्ट करोगे इंडिविजुअल गोल्स के लिए, कि जैसे बच्चे हैं, अगर कोई साइंस में कम है, बहुत कमज़ोर है, और वो बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, 50-60% ला रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसका इंडिविजुअल गोल वो हो गया। और उनके मास्टरी को आप सपोर्ट करोगे धीरे धीरे, यानी कि आपको क्या करना है, बच्चों को सपोर्ट करना है। 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्ले हैज़ अ significant रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा जो है वो नहीं है। आपको 3 इसमें जो है करेक्ट आंसर है, एक इनकरेक्ट है, उसे चूज करना है। पढ़ते हैं इसे। द गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, पहली बात, जब आप बच्चे को खेलने के लिए बोलते हो तो वो अपने बॉडी के ऊपर मास्टरी करते हैं, मतलब उनके बॉडी पे अच्छा फिजिक बनता है, कंट्रोल होता है। चलो ये सही बात है। इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे बच्चा अपने 5 ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन को क्या करता है, यूज करता है, यानी कि वो इंटेलिजेंस को भी यूज करेगा और अन्य सारी चीज़ों को यूज करेगा। इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये क्या है, एक सिर्फ खुशनुमा पल है समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, यही गलत है आपका। प्ले से आप सीखते हो, आपके अंदर कोऑपरेटिव फीलिंग आती है, कोऑपरेशन की भावना आती है। दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन टू यूज दैम, बिल्कुल वो नया स्किल सीखते हैं जब आप क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कोई भी खेल खेलते हो, इवन मेंटल गेम भी खेलते हो तो। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3, यानी कि 3 यहाँ पे नेगेटिव टर्म था और हम लोगों को नेगेटिव टर्म पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनमें से कौन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की और इंडिकेट करता है, डिस्क्राइब करता है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। देखो यही इसका राइट आंसर है। मैं देखो आपको एक्चुअली मैं सारे चीज़ को नहीं डील कर रहा हूँ, क्यों, आप समझ जाओगे। देखो कहीं भी लर्निंग बाय डूइंग आपको मिल जाए, याद रखना LBD, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के टीचिंग में, यानी कि जहाँ पे बच्चा खुद करके सीखे वो आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखनी है उस चीज़ को। आगे देख लो आप, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ सीख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना बच्चे जिद करते हैं कि सुरेश के घर में साइकिल आया है तो मुकेश को भी साइकिल चाहिए, बाईसाइकिल उसे भी चाहिए, तो बच्चे कोऑपरेटिव एक दूसरे से देख करके सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, आप चीज़ों को करके सीखते हो, प्रोजेक्ट मेथड से सीखते हो और कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखते हो। 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रोविजंस ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स हैव, देखो मिड डे मील को क्यों स्कूल्स में लाया गया है उसका रीज़न आपको बताना है। देखो इन्हांस्ड स्कूल अटेंडेंस, सही बात है, ताकि बच्चे जो है स्कूल में ज़्यादा प्रेजेंट हों, बिल्कुल सही। रिड्यूस ड्रॉप आउट्स, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे उनको ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही आंसर। इन्हांस्ड कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्लास बैकग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। देखो स्कूल क्या होता है ना, एक्चुअली ये बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से। मान लो सुरेश के पिताजी ड्राइवर हैं, अमित के पिताजी बिजनेसमैन हैं, और सुनीता के पिताजी सपोज कर लो कि वो कपड़ा की दुकान चलाते हैं, गीता के पिताजी वो प्यून का काम करते हैं, सपोज कर लो, आप चीज़ों को सिर्फ सपोज करना के लिए बोल रहा हूँ। और मान लो कि यहाँ पे रोहित के पिताजी टीचर हैं और एक स्कूल इंस्पेक्टर के भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो इन 6 अलग अलग डिफरेंट कास्ट, कलर, बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। जब वो एक साथ बैठ के एक जैसा ही खाना खाएंगे तो उनके अंदर क्या आएगा, एक बेहतरीन फीलिंग आएगी, इंक्लूसिव जो एजुकेशन का जो मोटो है वो उनके अंदर जागेगा। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि सारी चीज़ें क्या है, मिड डे मील का मोटिव है। आगे बढ़ते हैं। रणवीर हैज लर्न टाइप राइटिंग व्हेन सी रीच्ड हाई स्कूल। सी हैज लर्न कंप्यूटर वेयर सी कुड ऑपरेट कंप्यूटर कीबोर्ड वेरी इजली। दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू, देखो रणवीर लड़की का नाम दे दिया गया है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं। वो कंप्यूटर जो है अच्छे से टाइपिंग उसे आती थी, स्कूल गया तो वो अब कंप्यूटर कीबोर्ड पे बहुत आसानी से काम कर सकता है। ये क्या दर्शाता है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है
आपको ये बताना है। प्रैक्टिस ऑन कीबोर्ड पहला, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तीसरा है इंटरेस्ट इन यूजिंग कंप्यूटर, चौथा है सिंपलिसिटी ऑफ कीबोर्ड। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। आपको अगर छोटे छोटे पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप एक टोटल होल को भी जान सकते हो। तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं, जब वो बच्चा कीबोर्ड पे अच्छे से काम कर सकता है तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर को सीखने में उसे थोड़ी सी आसानी होगी। कीबोर्ड में कहाँ पे A, Z, B है, ये सब लेटर उसे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर क्या आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ आप सीखते हो। अगला क्वेश्चन, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग इज, यानी कि लर्निंग का क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स है। चलो नीचे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन में आप लोगों के लिए एक लड्डू क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, टीचिंग या ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स, यानी कि कौन सा जो मोटिव है प्राइमरी मोटिव के अंतर्गत आता है। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। ये है साइकोलॉजिकल मोटिव, यानी कि जो प्राइमरी है मोटिव वो सबसे पहला क्या है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग दे आर, यानी कि रीडिंग का कौन कौन सा स्किल है वो जान लो। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो LSRW ये याद रखना आप, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। लर्निंग, लिसनिंग, सॉरी आप जब लिसनिंग करते हो तब स्पीक करते हो, तब आप चीज़ों को पढ़ते हो, एंड देन राइट, यानी कि बाद में आप क्या करते हो, उसे राइट करते हो। चलो मैना की आवाज़ आ रही है, दैट्स वेरी ग्रेट। चलो बर्ड्स तो बहुत कम बचे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप लोगों ने सुन लिया इसे, यानी कि LSRW इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे वो नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है रीडिंग के कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 79 की ओर। आपसे पूछा गया है कि सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि TBLT का फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मेनी लैंग्वेजेस। सिंपल सी बात है, NCF 2005 में कितने लैंग्वेज में बांटा गया है। बिल्कुल संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे, तो उसी के अंतर्गत इसे 22 लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू, देखो फोनोलॉजिकल मतलब आपको सबसे पहले समझना है, इसका मतलब होता है साउंड, याद रखना आप, साउंड इसका मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे आप पहला तो अंडरस्टैंड राइटिंग वाली बात होगी नहीं, ग्रामर का रूल होगा नहीं, 2 कट गया आपका, बिल्कुल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, स्पीक फ्लुएंसी एंड एक्यूरेटी, देखो ये भी सही है, ये दोनों में से अब आपको एक चुनना है। तो देखो आप जहाँ पे साउंड के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ते हो कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वही फोनोलॉजिकल है। देखो आपको मैं एक और बात बता दूँ, आपके अल्फ़ाबेट के लेटर भले 26 होते हैं बट साउंड 44 होते हैं। जो इंग्लिश ऑनर्स जिन लोगों ने कर रखा है उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता था बट मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू, आप जो है अटेंशन क्लास में कैसे लाओगे, सारे बच्चे आपकी बात को सुने। आप बहुत ज़ोर से बोलोगे, आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दोगे, या फिर स्टिमुलेट वेरिएशन करोगे, या ड्राइंग डायग्राम करोगे। देखो इसमें 2 चीज़ें तो कट जाएगी, जोर से बोलोगे बच्चे डर जाएंगे, या फिर डिसरिस्पेक्ट आपका वहाँ पे जागेगा। बोर्ड पे आप कुछ भी लिखो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, मतलब बहुत कम बच्चे आपको अटेंशन देंगे। और आप ड्राइंग डायग्राम करोगे, ये बिल्कुल सही है। और स्टिमुलेट वेरिएशन, देखो स्टिमुलेट वेरिएशन मतलब होता है उद्दीपन करना, उद्दीपक, जहाँ पे आप क्या करोगे, उन्हें स्टिमुलेट करोगे कि ये चीज़ करने के लिए। सपोज कर लो बच्चे का मन डल है, पढ़ाई में नहीं है, तो वहाँ पे आप रीडर यानी कि आप पजल कर सकते हो, बच्चे से खेल खेल में नॉलेज गेन करा सकते हो। वहाँ पे आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दोगे तो बच्चे सो जाएंगे। तो जब बच्चे बोर हो, नहीं पढ़ने का मन हो, तो आप ऐसी एक्टिविटी कराओगे जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करें, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ चैनल को
आप सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आप इसकी PDF को अवेल करना चाहते हो तो दी एजुकेटर का जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप जुड़ करके इसकी PDF को अवेल कर सकते हो। अन्य सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हो। सिर्फ आपको द एजुकेटर लाइव लिखना है। दी एजुकेटर लाइव आप लिख लोगे तो आप दी एजुकेटर लाइव से जुड़ जाओगे। तो चलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ग्रो। थैंक यू।